हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर लिया है प्रॉब्लम्स के ऊपर, तो वहां पर हमने आई थिंक 2 to 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज हम और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो जो हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़े हैं गॉस लॉ के ऊपर, उसमें से देखिए एक एप्लीकेशन के ऊपर ये प्रॉब्लम है। अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्फेरिकल सिमेट्री हैज डेंसिटी रो v इज इक्वल टू रो 0 r अपॉन a where r varies from 0 to a, और यहां पर आपको गिवन है 0 when r greater than a। इसका मीनिंग आप समझिए। इसका मीनिंग ये है कि ये जो डेंसिटी है, कौन सी डेंसिटी है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। आपको क्या गिवन है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्फेरिकल सिमेट्री। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिमेट्री ही स्फेरिकल है। तो ये कौन सा केस हो सकता है? देखो, स्फेरिकल सिमेट्री हमने केस 1 और केस 4 में पढ़ी थी, लेकिन केस 1 में जो चार्ज था वो पॉइंट चार्ज था। केस 4 में हमने स्टडी किया था स्फेरिकल चार्ज, याद होगा आपको, ठीक है। तो केस 4 में जो स्टडी किया था अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ स्फेरिकल सिमेट्री, उसी पर ये आपकी प्रॉब्लम है। तो अब आप ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो, आपको गिवन है रो v इज इक्वल टू रो 0 r अपॉन a। इसका क्या मीनिंग है कि ये सिर्फ ना 0 to a तक अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही आप r ग्रेटर देन a करते हो, वैसे ही आंसर आपको 0 मिल जाता है। और आपको यहां पर ना पूरी स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवरीवेयर बोला है, डिटरमाइन E एवरीवेयर। तो सबसे पहले अगर हम यहां डायग्राम बना लेना, तो आप देखो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपका जो रो v है, मतलब जो स्फेरिकल सिमेट्री है चार्ज की, उसमें जो आपको रो v गिवन है वो सिर्फ 0 to a तक अवेलेबल है। तो कुछ ऐसा है आपका, ये है आपका 0 to a, दैट मींस ये रेडियस हो जाएगी आपकी a। यहीं तक सिर्फ और सिर्फ आपका चार्ज अवेलेबल है, ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इसे। और जैसे ही आप r ग्रेटर देन a जाते हो, r की वैल्यू जैसे ही आपकी ग्रेटर देन a होती है, ठीक है, ये पोजीशन r ग्रेटर देन a वाली है, तो इस केस में आपका जो रो v है वो 0 है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मतलब जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो सिर्फ इस स्फीयर में अवेलेबल है। क्लियर है? अब जैसे बोला ना, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप एप्लीकेशन नंबर 4 भी देखोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको बोलता है ना फाइंड E या फाइंड D एवरीवेयर, D ही निकाल लो। D निकाल लिए तो D इक्वल टू कितना होता है? एप्सिलॉन 0 E होता है ना, आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब आपको बोलता है फाइंड D एवरीवेयर, इसका मतलब क्या होता है कि आपको केसेस बनाने पड़ेंगे यहां पर। तो देखो, यहां पे 2 केस वही बनेंगे जो हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था, क्योंकि सेम फिगर ही है, बस न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दिया और कुछ नहीं है। तो देखो, केस 1 हम क्या बना सकते हैं? केस 1 हम बना सकते हैं यहां पर, जब हमारा जो R है वो आपका 0 to a ही होगा, ठीक है। R 0 to जब a होगा आपका, तब वो क्या बन जाएगा? आपका केस नंबर 1 बन जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? देखो आप ध्यान से, इस सिचुएशन में जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, d डॉट ds इज इक्वल टू कितना होता है आपका? रो v dv होता है। रो v dv मैंने क्यों लिखा है? d डॉट ds वैसे तो q होता है, चार्ज कुलाम, लेकिन आपको चूंकि यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी? ये होती है कुलाम पर मीटर क्यूब। तो कुलाम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब, क्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने एप्लीकेशन में भी आपको सिखाया है। अब आप देखो, अल्टीमेटली जब आप स्फीयर की बात करते हो, तो स्फेरिकल ज्योमेट्री की जब बात करते हो, तो आप आर के डायरेक्शन में, मतलब रेडियस के डायरेक्शन में ही सब चीजें डिटरमाइन कर रहे हो। डी भी, जो कैपिटल डी आप डिटरमाइन करने वाले हो, वो रेडियस के डायरेक्शन में ही डिटरमाइन करने वाले हो। तो नॉर्मल डायरेक्शन यहां पर, अब अगर आप देखोगे, डी को आप क्या मेंशन कर सकते थे? डी आर ए आर लिख सकते थे, जैसा हमने एप्लीकेशन में भी लिखा था। और डीएस, डीएस में क्या होता है? 2 चीजें वेरिएबल होती हैं और एक कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट होता है वही डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन ही होता है डीएस में भी। तो यहां पर भी क्या होगा? डायरेक्शन तो ए आर ही होगा, रेडियस वाला डायरेक्शन, लेकिन जो चीजें वेरिएबल होंगी अब वो क्या क्या हो जाएंगी? डी थीटा, डी फाई। इसके अलावा सामने क्या आता है आपका फॉर्मूले में? आर स्क्वायर साइन थीटा। अगेन ये फॉर्मूला मैंने हमेशा बोला है आपको याद रखना है, वाया ट्रिक, ऐसे सारे फॉर्मूले।
ये ds आपने शो कर दिया। इसके अलावा देखो dv का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। dv क्या होता है आपका आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हम लिख रहे हैं ना, ध्यान रखना, क्योंकि हमारी सिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री है। तो अब अगर आप केस 1 के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करो, देखो d डॉट डी एस AR डॉट AR कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा डी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, dr तो कांस्टेंट हो गया, तो अंदर मैं क्या मेंशन कर सकता हूं ds मतलब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है, ध्यान रखना, मैं डायरेक्शन सॉल्व कर चुका हूं, AR डॉट AR 1 हो चुका है मेरा। तो यहां पर अब अगर आप रो वी डीवी भी मेंशन कर दो तो रो वी डीवी क्या हो जाएगा, देखो रो वी डीवी आ जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्लियर है, ट्रिपल इंटीग्रेशन देखो आप क्या क्या हो जाएगा, आपका डीवी की वैल्यू आपको गिवन है, इसके अलावा रो वी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, रो जीरो आर अपॉन ए, फिर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। एक बात जरूर आप ध्यान रखना, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर 4 वाली वीडियो याद है तो उसमें मैंने आपको यह बताया था कि स्फीयर के केस में आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पता ही होता है, इसके अलावा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पता होता है। लेकिन मैंने बोला फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कल को कोई नया क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। और यकीन मानो ये स्फीयर तो है लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन है, क्यों, यहां पर देखो जो रोवी है ना, एप्लीकेशन नंबर 4 में उसकी वैल्यू रो जीरो थी सिर्फ और सिर्फ, और यहां पर रो जीरो आर अपॉन ए है, मतलब यहां पर आर भी है, तो इसका भी इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बाहर नहीं हो जाएगा। तो जो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू आती है वो सिर्फ इसकी आती है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई की, जब आप लिमिट्स रख के इंटीग्रेशन करते हो। यहां पर साथ में एक और आर है, तो आंसर पूरा चेंज होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन भी आना चाहिए। अब यहां पर एक और बात सुनो, देखो जो हमने केस लिया है ना उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको जो डायग्राम बना के दिखाया था ये इस चीज को समझाने के लिए बताया था कि जो आपका स्फीयर है, ठीक है, उसमें जो रोवी है वो सिर्फ कहां तक है, आपकी ए तक है, ठीक है, ए के बाहर आपका यहां पर कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, केसेस के अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम बना लें तो आप देखो केस 1 हमने क्या लिया है, 0 to R to A। एक काम करते हैं, इसको ऐसा ले लेते हैं, R लेस देन A तक है, मतलब स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है लेकिन आप कहां तक जा रहे हो, R लेस देन A तक जा रहे हो, अप टू A तक मैक्स, ठीक है। तो यहां पर अब आप समझो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर आपको पहले डायग्राम शो कर दूं तो आपकी आप लिमिट समझ सको, आपको यह समझना होगा कि आपका अप टू ए तक ये अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद ये 0 है। तो अगर आप एक ऐसा केस ले रहे हो, केस लेने का मतलब क्या होता है, अगर आपको एप्लीकेशन नंबर 4 याद हो तो केस का मतलब था कि आपको हमेशा क्या लेना होता है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होती है, ये तो गिवन है, इसके अलावा एक और गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होती है, और फिर आप कैलकुलेशन करते हो डी का या ई का। यहां पर वैसे आपको ई निकालना है लेकिन पहले तो आपका डी ही निकलेगा। तो जो गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो ना, वो कैसी कर रहे हो, आर लेस देन ए वाली, या मैक्सिमम चलो अप टू ए तक वाली। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका पूरा का पूरा यही वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप आर लेस देन ए तक जाते हो तो मतलब ये आपका अवेलेबल है, आप आर ग्रेटर देन ए नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहां पर कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका आर लेस देन ए है, मतलब ये आपको पूरा का पूरा आंसर मिलेगा। तो उस केस में देखो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि आपका एक ए रेडियस वाला अवेलेबल है, ठीक है, मैक्सिमम आप अप टू ए तक जा सकते हो, लेकिन मैं यहां पर आर लेस देन ए तक ही ले रहा हूं। तो देखो यहां पर जो आपने आर लिया है, जो आपने गॉसियन सरफेस ली है ना, वो इस ए रेडियस वाला ये है, जिसमें आपका ये चार्ज अवेलेबल है। तो इस ए रेडियस वाले के अंदर आप ले रहे हो, देखो ए रेडियस मैंने यहां पर बनाई, थोड़ा बड़ा बना दिया है ताकि आपको क्लियरिटी मिले। और मैं जो अब केस ले रहा हूं, जो गॉसियन सरफेस ले रहा हूं आर, वो लेस देन ए है, इस बात को समझना, उसकी रेडियस जो है लेस देन ए है। मतलब आपकी जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज है आपके, वो तो इस पूरे स्फीयर में अवेलेबल है। इसका मतलब जो आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो उसके लिए भी कंप्लीटली अवेलेबल है,
ठीक है, तो आपने केस 1 में गॉसियन सरफेस लिया है r लेस देन a, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप, ठीक है, इससे आपको ना ज्यादा अच्छा क्लियर होगा, इसलिए मैंने लेस देन a कर दिया। अब देखो dr ds का मतलब हमारे लिए कितना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, r स्क्वायर कांस्टेंट ही है, बाहर कर दो सीधा। थीटा की लिमिट क्या है 0 से पाई, फाई की 0 से 2 पाई। यहां पर देखो लिमिट्स पुट कर देते हैं। अब केस कर लेने के बाद आपको क्लियर होगा। हमेशा ध्यान रखना, लिमिट ना गॉसियन सरफेस को सोचकर ही डिसाइड करने की कोशिश करना है। ये लाइन मैंने आपको एप्लीकेशन नंबर 4 में बहुत बार बोली थी ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमेशा लिमिट चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इस तरफ तो वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती रेडियस की लिमिट की, क्योंकि यहां थीटा और फाई होता है, लेकिन इस तरफ लिमिट सबसे पहले यह सोचो कि गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग क्या सेट हो सकती है, क्योंकि मेन वही है। अगर नहीं हो सकती फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सोचो कि जो आर की लिमिट है, देखो थीटा और फाई में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 0 से पाई 0 से 2 पाई जो आर की लिमिट है। तो गॉसियन सरफेस के बारे में सोचो। गॉसियन सरफेस जो आपने ली है वो ये वाली ली है, ठीक है। तो आर आपने लेस देन ए लिया है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो जो आपने आर लेस देन ए कंसीडर किया है, मतलब इस बात को आपको समझना जरूरी है कि आप सिर्फ इस गॉसियन सरफेस तक ही रहते हो। कैलकुलेशन आपको इस बात से मतलब नहीं है कि ए कहां तक फैला हुआ है। मतलब ये सिंपल सी ऐसी बात हो गई है कि आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आप यहां पर खर्चा सिर्फ 5 रुपए तक ही करना चाहते हो, मैक्सिमम 5 रुपए। तो आपके पास भले ही 10 रुपए है यहां पर, मतलब ए रेडियस वाला स्फीयर है, लेकिन आप खर्चा जो है मैक्सिमम कहां तक करना चाहते हो, 5 रुपए तक। वो है आपकी गॉसियन सरफेस, 5 रुपए तक ना, एग्जैक्ट नहीं, तक, 0 से आर। तो इस बात को ध्यान रखो। यहां पर आप क्या मेंशन करोगे, यहां पर आप लिखोगे 0 से लेकर आर, आप सिर्फ 0 से लेकर आर तक हो, ठीक है। मतलब लिमिट आपको गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग सेट करनी है। आपके पास है ना एक स्फीयर ऑफ चार्ज ए रेडियस वाला, लेकिन आपको तो भाई सिर्फ आर रेडियस वाले सरफेस के अकॉर्डिंग ही सिचुएशन सेट करनी है, यह आपको समझना होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास 10 रुपए हैं तो 5 रुपए तो खर्चा हो ही जाएगा ना, तो तक 5 रुपए तक, वहां तक आप जा सकते हो। क्लियर हो गया। तो आप देखो कितना हो जाएगा, रो जीरो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा ए। देखो यहां पर अब 3 इंटीग्रेशन देख के कभी घबराना नहीं है, मैंने हमेशा बोला है। क्या करोगे, तीनों को अलग अलग करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक क्या है, आर क्यूब है ना, ये देख सकते हो। आर क्यूब का क्या होगा, आर की पावर 4 अपॉन 4। तो यहां मेंशन कर दो लिमिट क्या है, 0 से आर तक। और साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट क्या है, 0 से पाई, फाई का कोई टर्म है नहीं, तो फाई का डी फाई का फाई हो जाएगा 0 से 2 पाई। ये वाला इंटीग्रेशन अब मैं आपको बहुत बार करके दिखा चुका हूं, तो जिन लोग सीरियसली शुरुआत से अटेंड कर रहे हो उनका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। ये वाला इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है, सीधा सीधा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका आंसर 4 पाई आता है। और आर स्क्वायर मतलब ये सिंपल, ये जो ds है स्फीयर का एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर भी 4/3 पाई आर क्यूब आ जाता वॉल्यूम, लेकिन ये यहां पर जो आर है ना, इसने सारी सिचुएशन चेंज करी है आपके लिए, क्योंकि आर का इंटीग्रेशन है यहां पर, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हो कि 4/3 पाई आर क्यूब कर दिए फिर आर से मल्टीप्लाई कर दिए, वो गलत हो जाएगा। आर का इंटीग्रेशन है, इसलिए आर क्यूब का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। साथ में डी आर, यहां पर देखो कुछ कुछ कैंसिल हो सकता है क्या हमारा, तो आप देखो रो 0, आर तो आर ही लिमिट हो जाएगा, आर की पावर 4/4। हाँ, माइनस कॉस थीटा, देखो मैंने हमेशा बोला है जब भी माइनस साइन हो लिमिट को पलट दो। सिंपल सा लॉजिक ये है, पहले लोअर लिमिट पुट करो फिर वैल्यू निकालो, माइनस अपर लिमिट पुट करो वैल्यू निकालो, और इस वाले माइनस साइन को भूल जाओ। तो cos 0 1 माइनस cos पाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना हो जाएगा 2, और ये हो गया 2 पाई। तो यहां से देखो 4 पाई और 4 पाई कैंसल, और कुछ है हमारे पास जो कैंसल हो सकता है, या और कोई वैल्यू हम मिस कर रहे हो। यस, यहां पर a भी है, आप देख सकते हो। यहां पर आप देखो रो 0 अपॉन a था ना, ठीक है। और कुछ है हमारे पास, यस, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो डी आर का वैल्यू अब टोटल कितना आया देखो, रो 0 आर स्क्वायर अपॉन 4a, ये आपको आंसर मिल रहा है।
ये क्लियर हो गया डी आर आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो हमने शुरुआत में क्या लिखा था, डी इक्वल टू डी आर ए आर, इसका मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, डी आर में जस्ट ए आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल डी कितना हो जाएगा, इंटू ए आर। फिर एक और बात, हमें ई चाहिए, अभी केस 1 ही हुआ है, वैसे केस 2 बचा है, ध्यान रखना क्वेश्चन फिनिश नहीं हो रहा है। तो हमें ई चाहिए, तो डी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन ई, ये हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। तो डी आ गया है, तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई, तो ई क्या हो जाएगा, डी अपॉन एप्सिलॉन। तो लास्ट में क्या पुट कर दोगे आप, लास्ट में इसे बना दोगे ई, तो डी अपॉन एप्सिलॉन, ये आपका फाइनल आंसर। और एप्सिलॉन आप जानते हैं, कोई मीडियम दिया होगा तो एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर पूरा, फ्री स्पेस दिया होगा तो 8.854 इंटू 10 की पावर -12, बार बार दोहराते रहो, ठीक है। तो ये आपका आ गया केस नंबर 1 में फाइनल आंसर। अब हम जाएंगे केस नंबर 2 की तरफ। पहला केस क्या था, आर लेस देन ए, अब हम आगे बढ़ेंगे आर ग्रेटर देन ए, मतलब गॉसियन सरफेस जो हम कंसीडर करने वाले हैं वो इस ए से बड़ी है, जहां पर ये है ही नहीं उससे भी बड़ा। मतलब मेरे पास है तो 10 रुपए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं मैं 20 रुपए खर्चा करूं, तो फिर कैसे होगा, ठीक है। लोन वोन का कोई ऑप्शन नहीं है ना, ध्यान रखना। तो 10 रुपए है, बस 10 रुपए ही है और कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है, मुझे खर्चा करना है 20 रुपए तो नहीं कर सकता। बस वही सिचुएशन यहां पर आएगी, आप समझो ध्यान से, केस नंबर 2। तो यहां पर मैंने केस नंबर 1 का आंसर लिख दिया है। अब हम लोग केस नंबर 2 की तरफ आगे जाएंगे। तो केस नंबर 2 जैसा मैंने आपको बताया है तो 10 रुपए, लेकिन खर्चा कितना करना चाहते हैं हम, 20 रुपए। दैट मीन्स आर ग्रेटर देन ए। तो जो मैं यहां पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करने वाला हूं, देखो मैं बार बार ये गॉसियन सरफेस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, होता क्या है ना कि हम सिर्फ 3-4 जो स्टैंडर्ड है उनको बेसिकली रट लेते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने क्या कंसीडर किया और कैसे हमने आंसर निकाला। बस 3 से 4 स्टेप होते हैं, हम उन्हें बार बार देखते हैं, हम सोचते हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन जब हम उन्हीं 3-4 स्टेप को, स्टैंडर्ड रिजल्ट को बार बार देखते हैं, वो बस हम रटते रहते हैं और कुछ नहीं। तो आपको ना एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, एक एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, आपको क्लियर होना चाहिए। कल को नया क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, उसकी सिमेट्री कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रक्चर आपका हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपको यहां पर अंडरस्टैंड करना आना है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। अब आप देखो, आर ग्रेटर देन ए जब आप कंसीडर करते हो तो फिर से बात वही है कि आपका जो रोवी है वो सिर्फ ए तक है, मतलब रोवी जो है वो सिर्फ आपका ए तक रहेगा यहां पर। तो आप क्या करोगे, ये ऐसे ए शो कर दोगे और यहां पर आपका जो रोवी है इस पूरे स्फीयर में अवेलेबल है, ठीक है, चार्ज जो है पूरे स्फीयर में अवेलेबल है। लेकिन अब आप क्या बात कर रहे हो कि आपने गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर किया है जो कि इस स्फीयर से बड़ा है, मतलब आप जो आर ले रहे हो, आर जो है वो ग्रेटर देन ए है। तो उस केस में अब आपको क्या समझना होगा कि मैंने क्या बोला था, लिमिट हमेशा गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग ही सोचने की कोशिश करो। तो जब आप यहां पर फिर से अब गॉस लॉ अप्लाई करोगे, ठीक है, फिर से आप वही बोलोगे D इक्वल टू डी आर ए आर है, फिर से आप ds की वैल्यू लिख लोगे, ये सब चीजें आपकी बिल्कुल सेम होने वाली हैं, ठीक है, इसमें आपका कोई चेंज नहीं होने वाला है। dv का वैल्यू भी आपका वही होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। मेन जो है ना, लिमिट्स पे हमें ध्यान देना होगा। तो जब आप गॉस लॉ लगाओगे तो फिर से वैसे लिखोगे डी आर, और यहां क्या लिखोगे ds, और यहां क्या लिखने वाले हो आप, रो वी डी वी। तो रो वी की वैल्यू कितनी है आपकी, रो 0 आर अपॉन ए, डीवी कितना है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। मेन कंसेप्ट क्या होगा, लिमिट का। अब आप समझो फिर से, ये पूरा प्रीवियस केस का मैंने उठा के यहां तक रख दिया है। तो अब आप देखोगे ना, लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने क्या बोला, गॉसियन सरफेस को ही टारगेट लेकर चलो सबसे पहले, फिर कुछ दिक्कत होगी तो सोचेंगे आगे। तो गॉसियन सरफेस को ही जब टारगेट लेके चलना है, आप कंसीडर गॉसियन सरफेस ही कर रहे हो, बट चार्ज यहां तक है, ठीक है। तो यहां पर अब होगा क्या कि आप यहां पर ds, जब आप क्लोज इंटीग्रल ds की बात करते हो, गॉसियन सरफेस का एरिया आपको लिखना होता है। आप कंसीडर तो यही कर रहे हो, तो क्या लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर अब समझो
ये जो आपने चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पुट करी है, वो चार्ज डेंसिटी कहां तक अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ 0 to a। ध्यान रखना, आइडियली आपको लिमिट जो है वो क्या पुट करनी चाहिए? थीटा की 0 to पाई जो आप कर दोगे, फाई की 0 से 2 पाई जो कर दोगे। देखो अब यहां पर आपको जो r की लिमिट है वो आइडियली आपको जाना तो 0 से r तक ही चाहिए, जाना आपको गॉसियन सरफेस तक ही है, जाना आपको 0 से r तक है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? ये जो आपका रोवी है वो तो 0 से a तक अवेलेबल है, a के बाहर तो वो अवेलेबल ही नहीं है, तो यहां पर वो 0 नहीं हो जाएगा जब a के बाहर जाओगे तो, ठीक है ना। 0 से 20 तक जाना था, सो 0 से 10 तक ही अवेलेबल है चार्ज, तो 0 से 10, 10 से 20 करते तो 0 से 10 तक चले जाते, फिर 10 से 20 में आंसर क्या लिख देते? 0 लिख देते। लेकिन सरफेस आप वही कंसीडर कर रहे हो, इसलिए सरफेस एरिया आपने पूरा वही लिखा। एक्चुअल में यहां पर भी आप 0 से r ही कंसीडर कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है? ये वैल्यू 0 हो जा रही है जैसी आप a से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, बस। तो इसलिए यहां पर आपको जो लिमिट दिखाई देगी ना, वो कितनी दिखाई देने वाली है? आपको 0 से लेकर a तक दिखाई देने वाली है। ये पॉइंट क्लियर रखना है, जितना है उतना ही तो कर पाओगे ना। तो यहां पर अब क्या मेंशन करोगे आप? ये आपने dr 4 पाई r स्क्वायर लिख दिया। देखो यहां पर रो 0 अपॉन a, ये तो कांस्टेंट है, ध्यान रखना, भले लिमिट a है लेकिन इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में ही है, तो कितना हो जाएगा? r की पावर 4/4, सेम आंसर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, और डी फाई का फाई 0 से 2 पाई, सब कुछ सेम है। तो यहां से अब आप देख सकते हो dr 4 पाई r स्क्वायर, यहां पर देखो कितना होगा? रो 0 अपॉन a, लिमिट 0 से a है, तो कितना हो जाएगा? ये r की पावर 4, मतलब क्या लिखोगे? a की पावर 4 अपॉन 4, ये कितना था? माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी? 2, 0 से पाई लिमिट में, और ये कितना था? 2 पाई, तो 4 पाई फिर से कैंसल, केस वन जैसा ही है ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखो a और a के कैंसल होगा, a क्यूब बचेगा, तो यहां से देखो dr कितना आएगा? dr की वैल्यू समझो, रो 0 है, a क्यूब है, डिवाइड में 4 है, और r स्क्वायर है, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया आपको? उसके बाद dr जैसे ही आपने अचीव किया है, देखो d फिर से dr ar है, तो यहां से आपका d अचीव हो जाएगा ar। फिर आपको पता है e निकालना है, तो एप्सिलॉन से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो क्या अचीव हो जाएगा? e। तो ये आपका होगा केस नंबर 2 के लिए आंसर। तो आई होप ये पूरा जो एप्लीकेशन नंबर 4 पे जो हमने एक प्रॉब्लम की है वो क्लियर हो गई होगी। वैसे मैंने सोचा था कि और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, क्योंकि काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। इसको आप पहले आराम से थिंक करो, समझो, एप्लीकेशन नंबर 4 को दोबारा रिवाइज करो, और सारे एप्लीकेशन जो हमने पढ़े हैं ना सबको रिवाइज करो, फिर बाद में और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।